गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पी ब्लॉक एलिमेंट का ये लास्ट लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ओजोन पढ़ रहे थे, तो आपको इतना बात बता दिए थे कि अर्थ के 20 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाइएगा अर्थ सरफेस से तो ओजोन लेयर मिलेगा, और ओजोन लेयर का काम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना। फिर आपको ओजोन का स्ट्रक्चर बता दिए थे और क्यों ओजोन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो भी है उसका बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है, उसका कारण बता दिए थे। अब उसी ओजोन को पहले आगे बढ़ा रहे हैं। जानेंगे कि जो ओजोन है अगर गैसियस स्टेट में होगा तो उसका कलर होगा ब्लू। बोले कि जो ओजोन है अगर गैसियस स्टेट में होगा तो वो ब्लू कलर का होगा, अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो डार्क ब्लू कलर का होगा। अगर लिक्विड स्टेट में हुआ ओजोन तो होगा डार्क ब्लू इन कलर, और अगर सॉलिड स्टेट में हुआ तो होगा वॉयलेट ब्लैक। बोले कि अगर ओजोन गैसियस स्टेट में होगा तो ब्लू कलर का होगा, लिक्विड स्टेट में होगा तो डार्क ब्लू कलर का होगा, और अगर सॉलिड स्टेट में हुआ तो फिर ये वॉयलेट ब्लैक कलर का होगा। ऐसे तो ये हार्मलेस है, मतलब आपके लिए आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर एयर में इसका कुछ अमाउंट रहा तो, लेकिन जैसे ही इसका कंसंट्रेशन एयर में एकदम स्मॉल अमाउंट में है तो ये हार्मलेस है। लेकिन अगर इसका अमाउंट 100 ppm, 100 ppm, ppm मतलब हुआ पार्ट्स पर मिलियन, अगर मिलियन ग्राम अगर है एयर और उसमें अगर 100 ग्राम है, बात फिर से सुनिए, 100 ppm का मतलब हुआ, ppm को पढ़ते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब हुआ 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 ग्राम मतलब 10 लाख ग्राम में अगर ये 100 ग्राम से अगर ज्यादा हुआ तब फिर सांस लेने में समस्या होगा। लेकिन अगर इससे कम मात्रा में है अगर एयर में तब ये हार्मलेस है। तो लिखेंगे इसके बाद कि इट इज हार्मलेस, it is harmless when is present in a small amount in air। ये हार्मलेस है अगर एयर में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। इट इज हार्मलेस व्हेन इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन एयर, बट when its concentration increases 100 ppm, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 100 ppm से इंक्रीज कर जाए, बट when its concentration increases 100 ppm then breathing becomes suffocating। बोले कि अगर एयर में अगर ये कम मात्रा में है तो ये हार्मलेस है, लेकिन अगर इसका अमाउंट इंक्रीज कर जाए 100 ppm से तब फिर ब्रीदिंग जो है वो सफोकेटिंग हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा। उसके बाद पर्सन फील headache and gets tired easily। ये आपका इल इफेक्ट्स हो गया
ओजोन का, अगर ओजोन अगर एयर में हो तो। लेकिन इल इफेक्ट्स कब? जब ये एयर में 100 ppm से ज्यादा है तब, उससे कम में कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आता है ओजोन में कि एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिकली, क्वेश्चन है एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिकली explain thermodynamically oxygen is more stable than ozone। क्वेश्चन है एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिकली ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन ओजोन, या पूछ देगा ओजोन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन, या तो पूछ दिया ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन ओजोन, या पूछ दिया ओजोन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। इसको थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करना है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से इसको एक्सप्लेन करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले तो आपको ओजोन से ऑक्सीजन बनने वाला रिएक्शन लिखना होगा। ये रिएक्शन लिखना होगा कि जब ओजोन ऑक्सीजन में चेंज होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। अगर ऐसा है कि जब ओजोन ऑक्सीजन में चेंज होगा एनर्जी रिलीज होगा, इसका मतलब है कि यहां पे डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव हो गया फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है उसमें डेल्टा एच निगेटिव होगा, और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो ये जब रिएक्शन ऐसा है तो डेल्टा एच का साइन तो निगेटिव होगा। फिर क्लास 11th में पढ़ना था डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब था इंट्रोपी चेंज। तो इंट्रोपी चेंज अगर कभी भी निकालते थे तो प्रोडक्ट के इंट्रोपी में से रिएक्टेंट के इंट्रोपी को घटाते थे। इंट्रोपी होता है कि अगर कोई भी सबस्टांस है तो सबस्टांस में अगर बहुत सारा एटम्स है तो वो एटम एटम के बीच में मूवमेंट कितना हो रहा है। इंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस इन अ सिस्टम। किसी सिस्टम में पार्टिकल पार्टिकल के बीच में मूवमेंट कितना हो रहा है, इस बात का मेजरमेंट होता है इंट्रोपी। तो ये पढ़ाया जाता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में मतलब मूवमेंट कम होगा तो सॉलिड का इंट्रोपी कम होगा, लिक्विड का इंट्रोपी ज्यादा होगा क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, गैस में पार्टिकल्स का मूवमेंट और ज्यादा होगा। तो इंट्रोपी सॉलिड का कम होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है, गैस का और ज्यादा होता है। ये इधर साइड में समझने के लिए आपको बता रहे हैं, लिखना मेन ये है कि इंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। आप यहां प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में आगे यहां एक लगा हुआ है, आगे यहां एक लगा हुआ है, मतलब कि 2 मोल गैस है। और रिएक्टेंट में आप देख रहे हैं कि आगे एक लगा हुआ है, मतलब 1 मोल गैस है। मतलब यहां पे प्रोडक्ट में गैस ज्यादा है तो मूवमेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट में गैस कम है तो मूवमेंट कम है। तो ज्यादा में से कम अगर घटा दीजिएगा तो डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा फॉर दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ओजोन से ऑक्सीजन बनने वाला, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो गिब्स एनर्जी चेंज होता है डेल्टा जी, ये भी 11th में ही पढ़ना होता है कि डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच का साइन आप देख रहे हैं कि निगेटिव है, ये तो टेम्परेचर है, और डेल्टा एस का साइन आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये भी निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, मतलब डेल्टा जी कैसा आएगा तो निगेटिव आएगा। और दुनिया का कोई भी रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होगा वो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह देंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब हुआ अपने आप होने वाला प्रोसेस। मतलब ओजोन का ये नेचर है कि वो अपने आप ऑक्सीजन में
कन्वर्ट होते रहता है। तो जब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब है इट मीन्स ओजोन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। ये हो गया बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। एक क्वेश्चन और है, इस ग्रुप का आखिरी क्वेश्चन, ग्रुप 16 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन है गिव रीजन ऑक्सीजन इज गैस बट सल्फर इज सॉलिड। देखिए दोनों एक ही ग्रुप का है, ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, दोनों एक ही ग्रुप का है। ग्रुप 16 का मेंबर है ऑक्सीजन भी, और ग्रुप 16 का मेंबर है सल्फर भी, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है। ऐसा क्यों? तो बात समझिए, इसका हम ये एक्सप्लेनेशन दे दें, आंसर बता दें। पहले इधर साइड में बता दें कि ऑक्सीजन जो है वो O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, O2, और सल्फर जो है वो S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये हुआ S8। ऑक्सीजन O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो जिसमें सरफेस एरिया कम होगा वो वांडर वाल फोर्स भी कम लगाता है, और जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो वांडर वाल फोर्स भी ज्यादा लगाता है। तो सल्फर में वांडर वाल फोर्स ज्यादा लगता है, ऑक्सीजन में कम लगता है। इसमें जब वांडर वाल फोर्स ज्यादा लगेगा तो एटम ज्यादा करीब होगा, ये सॉलिड होगा और ये गैस होता है। तो इसका आंसर ये लिखेंगे कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 while sulfur exist as S8। पहले बोले कि जो ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, और जो सल्फर है वो S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू दिस रीजन ऑक्सीजन हैज लेस surface area and has less van der Waals force। बोले कि इस कारण से ऑक्सीजन का सरफेस एरिया कम है और उसके पास वान डर वाल फोर्स भी कम है। बट इन सल्फर वान डर वाल फोर्स is of large magnitude due to large surface area and is solid in physical state। तो ये हो गया आपका ग्रुप 16 खत्म। अब हम लोग ग्रुप 17 पढ़ेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए अब ग्रुप 17 स्टार्ट कर रहे हैं। आखिरी ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ग्रुप 17 में सबसे पहले देखेंगे मेंबर्स।
तो मेंबर्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। ये ग्रुप 17 का मेंबर्स है। और इस ग्रुप में जो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। अभी पहले केवल मेंबर लिखवा दिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। इसका मतलब ही हुआ हैलोजन का वो एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन है। हैलोजन का वो एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन है। तो सुनिए, ऑक्सो एसिड्स जो है जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। थोड़ा और इधर से लिखते हैं, बोले कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये जो ऑक्सो एसिड्स बनाता है, एक होता है हाइपोहेलस एसिड, एक होता है हेलस एसिड, एक होता है हैलिक एसिड, एक होता है परहैलिक एसिड। बात सुनिए, बोले कि ये सब जो हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनका ऑक्सो एसिड्स देखिए, मतलब ऐसा एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सो एसिड्स 4 पैटर्न का होता है, हाइपोहेलस, हेलस, हैलिक, परहैलिक। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन बनाता है HOCl। अब है हाइपोहेलस, तो हाइपो पढ़ेंगे हाइपो। अब ये जो हेलस लिखा हुआ है उसके जगह लिखेंगे क्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड। अभी पहले क्लोरीन को लेके समझा रहे हैं, फिर सुनिए हेलस एसिड। हेलस एसिड हुआ HOClO, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं HClO2, HClO2। ऐसे अगर लिखिएगा तो आपको स्ट्रक्चर भी मतलब जल्दी बन जाएगा। आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही चीज है। HOCl हाइपोहेलस एसिड मतलब हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 हो गया आपका हेलस एसिड मतलब क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। फिर हो गया हैलिक एसिड, HOClO2 या आप कहिए HClO3, इसको बोलेंगे हैलिक एसिड मतलब ये हो गया क्लोरिक एसिड। फिर हो गया परहैलिक एसिड HOClO3, जिसको आप लिख सकते हैं HClO4, तो इसको बोलेंगे परहैलिक एसिड मतलब पर क्लोरिक एसिड। बात सुनिए, ये जो बता रहे हैं हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हैलिक एसिड, परहैलिक एसिड, तो यही है हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। ये सब क्लोरीन का आपका ऑक्सो एसिड्स है। लेकिन जितना भी हैलोजन है वो ये सब एसिड, ऐसा नहीं कि सब एसिड बनाता है। जैसे हेलस एसिड और कोई नहीं बनाता है, हेलस एसिड और कोई नहीं बनाता है, केवल क्लोरीन बनाता है। अब ये ब्रोमीन HOBr बनाएगा, आयोडीन HOI बनाएगा, ब्रोमीन HBrO3 बनाएगा, आयोडीन HiO3 बनाएगा, ये ब्रोमीन HBrO4 बनाएगा, आयोडीन HiO4 बनाएगा। ये वाला जो एसिड है वो कोई नहीं बनाएगा।
जो फ्लोरीन है वो केवल एक एसिड बनाता है HOF, बाकी ये सब कोई नहीं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये सब ऑक्सो एसिड्स है इसका हैलोजन का, और इन सब में इसका या इसका किसी का भी स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में पूछ देगा, और स्ट्रक्चर बेहद आसान है, ऐसा एकदम आसान, मतलब उतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे आपको लग रहा होगा देखने में कि बाप रे इतना स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, एकदम दिक्कत होगा ही नहीं। अभी आपको एक स्ट्रक्चर केवल हम बताएंगे और आप उसी अंदाज पे सारा का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। तो पहले ये दिमाग में रखना है कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन कौन कौन है। HOCl है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है, और इसी तरीके से ब्रोमीन में, आयोडीन में, फ्लोरीन में कौन कौन है ये आपको दिमाग में रखना होगा। इसके बाद पहले स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। क्लोरीन को ही लेके इसलिए समझाया गया क्योंकि क्लोरीन सारा ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए स्ट्रक्चर, अगर HOCl का स्ट्रक्चर बताए, HOCl सिंपली HOCl ऐसे बना देना है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 7वें से बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 1 2 3 4 5वां और 6ठे से बॉन्ड बन गया, ये हो गया HOCl। अब अगर दूसरा वाला है HOClO, जिसको बोले थे कि आप HClO2 भी कह सकते हैं, तो देखिए अगर ऐसे लिख रहे हैं HOCl, अब आप Cl में देख रहे हैं कि 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर से ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हो गया HOClO। जो तीसरा वाला है HOClO2, मतलब जिसको आप HClO3 भी कह सकते हैं, तो अगर आप इस अंदाज में लिखें HOClO2, यहां जो 3 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर से ऑक्सीजन जुड़ गया, एक लोन पेयर रह गया। इसके बाद ये जो आखिरी वाला है HOClO3, जिसको आप HClO4 भी कह सकते हैं, तो देख रहे हैं इसमें कि HOCl, अब ये Cl से 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, तो ये हो गया HOClO3। तो ये दिमाग में रखिए कि ये सब है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, HOCl हो या HClO2 हो या HClO3 हो या HClO4 हो। अगर HOBr अगर पूछ दिया तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा देना है, अगर HBrO2 पूछ दिया तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा देना है, इसी तरीके से। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद अब एक क्वेश्चन लिखेंगे कि राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन फॉलोइंग। अभी जो कुछ कंपाउंड देने जा रहे हैं उसमें सब में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। सबसे पहला HClO में, दूसरा HClO2 में, तीसरा HClO3 में, और चौथा HClO4 में। इन सबों में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो जैसे देखिए, अगर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1। क्लोरीन का चार्ज निकालना है तो मान लिए X।
कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो चार्ज होगा -2, सबके चार्ज को जोड़ देंगे तो चार्ज आएगा 0। अब देखें कि ये x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो +1। क्योंकि कुछ नहीं, यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट दिमाग में रखिएगा कि यहां पे है +1। अब जैसे HClO2 है, तो H है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन है निकालना है तो लिख दिए x, 2 ऑक्सीजन है तो -4, सबका चार्ज जोड़ दिए 0, x -3 बराबर 0, x बराबर हो गया +3। यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। अगर इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हाइड्रोजन के लिए +1, क्लोरीन के लिए x, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन का -6, सबका चार्ज जोड़ दिए 0, x -5 बराबर 0, x बराबर +5। यहां क्लोरीन पे चार्ज आ गया +5। अगर इसमें देखें तो हाइड्रोजन के लिए +1, क्लोरीन के लिए x, 4 ऑक्सीजन तो -8 बराबर 0, x -7 बराबर 0, x बराबर हो गया +7। तो ये सब ऑक्सो एसिड्स में हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहां क्लोरीन का +3, क्लोरीन का +5, क्लोरीन का +7। अब एक बात दिमाग में रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स में, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स में, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स में ये बात याद रखेंगे कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द एसिडिक नेचर। कहने का मेरा मतलब है कि HClO से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा HClO2, क्योंकि इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जो HClO3 है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये जो HClO4 है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये दिमाग में रखेंगे कि जिस ऑक्सो एसिड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा उस ऑक्सो एसिड्स का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। इसके बाद फिर ये दिमाग में रखेंगे कि ये सब जो एसिड होता है जैसे HF, HCl, HBr, HI, तो ये बढ़ता हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये बढ़ता हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज कम है, एटॉमिक साइज ज्यादा है, एटॉमिक साइज और ज्यादा है, एटॉमिक साइज और ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा लंबा होगा तो जल्दी टूटेगा। तो ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। अब जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लोरीन। अब कॉपी पर अब अगला हेडिंग दे दीजिएगा क्लोरीन। क्लोरीन में सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये ग्रीनिश येलो गैस है, ये जानेंगे इट इज ग्रीनिश येलो गैस। ग्रीनिश येलो गैस कहते हैं जिस कलर का पैरेट होता है, तोता, तो ये तोता जिस कलर का होता है मतलब जिस तरीके का हरा वो होता है उस कलर का ये है क्लोरीन। इट इज ग्रीनिश येलो गैस। फिर जानेंगे इट इज हैवियर देन एयर, हवा से ये भारी होता है। उसके बाद इट कैन बी, हवा से भारी है इसीलिए इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड। थोड़ा सा प्रेशर लगाइएगा ये आराम से लिक्विड का रूप ले लेगा। इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड एंड बॉइल्स एट
293 केल्विन, इतना टेम्परेचर पर ये बॉयल करता है। इट हैज सफोकेटिंग ऑर्डर, मतलब जब आप इसका स्मेल अगर लीजिएगा तो आपको सफोकेशन होगा, अच्छा स्मेल नहीं होता है। इट हैज सफोकेटिंग ऑर्डर। फिर जानेंगे क्लोरीन एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट। देखिए होता क्या है कि जब आप क्लोरीन को वाटर में डालते हैं तो बनता है HCl और ये नेसेंट ऑक्सीजन। बोले कि जो क्लोरीन है अगर आप इसको वाटर में डालिएगा तो बनता है HCl और ये नेसेंट ऑक्सीजन। अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, कोई भी कलर्ड सब्सटेंस को अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो चूंकि ये कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करने का काम कर रहा है, इसीलिए कहते हैं कि ये ब्लीचिंग एजेंट है। अगर एग्जाम में ये आ गया कि क्लोरीन एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट एक्सप्लेन, तो आपको ये रिएक्शन लिखना होगा और फिर ये लिख के दिखाना होगा। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद कॉपी पे लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। सबसे पहले लैब प्रिपरेशन कि लैब में कैसे बनाते हैं। लिख रहे हैं इन लैब it is prepared by heating MnO2 and HCl. In lab it is prepared by heating MnO2 and HCl। कहता है कि MnO2 है और HCl है, अगर दोनों को अगर मिला के अगर गर्म कर दे तो बनेगा MnCl2 क्लोरीन गैस और H2O। ये हो गया लैब प्रिपरेशन। एक क्वेश्चन आता है कि आप HCl से क्लोरीन कैसे बना सकते हैं और क्लोरीन से HCl कैसे बना सकते हैं। आप HCl से क्लोरीन कैसे बना सकते हैं और क्लोरीन से HCl कैसे बना सकते हैं, वो अभी हम जैसे ही प्रिपरेशन लिखवा देंगे तो प्रिपरेशन लिखवाने के बाद हम इसमें क्लोरीन में 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे और 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। वो एकदम दिमाग में रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैब प्रिपरेशन के बाद फिर आप लिखेंगे कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन लिखेंगे ऑन लार्ज स्केल it is prepared by electrolysis of ब्राइन। लार्ज स्केल पे ये कैसे बनता है, तो ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से। ब्राइन होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दे, अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दे तो बनेगा NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन।
बोले कि अगर ये ब्राइन है, ब्राइन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दे तो बनेगा NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, मतलब ये क्लोरीन गैस बन गया। अब ये एक देख लीजिए कि क्लोरीन जो है यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसको एनोड कहते हैं। तो ये दिमाग में रखेंगे कि अगर ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्लोरीन गैस जिस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होगा वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा। अब जैसा कि आपको बताए थे कि जैसे ही प्रिपरेशन लिखवा देंगे उसके बाद क्लोरीन में 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। तो पहले ना हम ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं कि कौन कौन 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद फिर आपको 8 का आंसर बताते हैं। देखिए क्लोरीन में यही इंपॉर्टेंट है जो अब आपको बताने जा रहे हैं। ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, जो भी पढ़े ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। कॉपी पे पहले लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अब हम पहले क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चंस है राइट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन with cold and dilute NaOH। दूसरा है राइट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन with hot and conc NaOH। तीसरा है राइट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ अमोनिया when chlorine is in excess। Fourth, right reaction of chlorine with ammonia when ammonia is in excess। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ स्लैग्ड लाइम। छठा क्वेश्चन है क्लोरीन इज ब्लीचिंग एजेंट, एक्सप्लेन। सातवां क्वेश्चन है राइट फॉर्मूला ऑफ three poisonous gas। Right formula of 3 poisonous gas prepared from chlorine। आठवां क्वेश्चन है हाउ क्लोरीन is obtained from HCl and HCl from chlorine। ये 8 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्लोरीन से। देखिए
सबसे पहले क्वेश्चंस का जवाब देखिए कि क्लोरीन का रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ, ये जो क्लोरीन है अगर इसका रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ करवाइएगा तो क्या होगा, ये है कोल्ड और डाइल्यूट। देखिए जब क्लोरीन का रिएक्शन आप कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ करवाइएगा तो बनेगा NaOCl, फिर बनेगा NaCl, NaOCl, NaCl और H2O। ये पहला रिएक्शन याद रखिएगा। ये जो NaOCl है इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। बोले कि जब क्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH कैसा, कोल्ड और डाइल्यूट, तो बनेगा NaOCl, NaCl और H2O। NaOCl का नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। दूसरा है कि अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगा हॉट और कॉन्क NaOH के साथ, क्लोरीन रिएक्ट करेगा अगर हॉट और कॉन्क NaOH के साथ, तब बनेगा NaCl, NaClO3 और H2O। ये दिमाग में रखेंगे कि इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट। ये दो क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ, क्लोरीन का रिएक्शन हॉट और कॉन्क NaOH के साथ। तीसरा है कि क्लोरीन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाइए, अमोनिया के साथ करवाइए क्लोरीन का रिएक्शन। राइट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ अमोनिया, अमोनिया और क्लोरीन का रिएक्शन जब क्लोरीन एक्सेस में हो, यहां लिख दिए कि ये एक्सेस में है। जब क्लोरीन एक्सेस में होगा, जब क्लोरीन एक्सेस में होगा तो बनेगा NCl3। ये एक प्रकार का एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है NCl3, और साथ में बनेगा HCl। अगर अमोनिया और क्लोरीन अगर आपस में रिएक्ट किया, लेकिन अगर अमोनिया एक्सेस मात्रा में, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है कि राइट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ अमोनिया व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस, तो बनेगा NH4Cl और बनेगा नाइट्रोजन गैस। बात फिर से सुनिए, अभी हम लोग 4 क्वेश्चंस देखें। पहला देखिए क्लोरीन का रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ, फिर क्लोरीन का रिएक्शन हॉट और कॉन्क NaOH के साथ, क्लोरीन का रिएक्शन अमोनिया के साथ जिसमें क्लोरीन एक्सेस में हो, क्लोरीन का रिएक्शन अमोनिया के साथ जब अमोनिया एक्सेस में हो। 5वां नंबर है क्लोरीन का रिएक्शन स्लैग्ड लाइम के साथ। स्लैग्ड लाइम होता है CaOH2, क्लोरीन है Cl2। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर, फिर बनेगा CaCl2, CaOCl2, फिर बनेगा CaCl2 और बनेगा वाटर। मतलब अगर ब्लीचिंग पाउडर अगर बनाना है तो फिर क्लोरीन का रिएक्शन आपको स्लैग्ड लाइम के साथ करना होगा। छठा आप देख चुके हैं कि क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है। कैसे? क्लोरीन को अगर आप HCl में डाल दी, वाटर में डाल दीजिएगा तो बनेगा HCl और नेसेंट ऑक्सीजन कि कोई भी कलर्ड सब्सटेंस को ये नेसेंट ऑक्सीजन मिला तो वो हो गया कलरलेस। इसका मतलब है कि हाँ इसमें ब्लीचिंग एक्शन है। 7वां है
कि तीन पॉइजनस गैस का फॉर्मूला जो कि क्लोरीन से बनता है। तो देखिए 7वें का आंसर लिख रहे हैं। एक तो पढ़ चुके हैं आप फॉस्जिन, ये आप कहाँ पढ़े हैं? तो जब आप अल्काइल एंड अराइल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें जब आप क्लोरोफॉर्म पढ़े थे तो क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीडाइज करता है तो COCl2 बनाता है। ये फॉस्जिन, ये एक पॉइजनस गैस है जो कि क्लोरीन का है। दूसरा टीयर गैस और तीसरा मस्टर्ड गैस। टीयर गैस, मस्टर्ड गैस। टीयर गैस का फॉर्मूला है CCl3NO2। CCl3NO2। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है, पहले लिखना है Cl, फिर CH2 CH2S, फिर CH2 ये मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है, ये टीयर गैस का फॉर्मूला है और ये फॉस्जिन का फॉर्मूला है। अब ये जो 8वां क्वेश्चन है कि हाउ क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम HCl, तो अगर MnO2 HCl अगर आपस में रिएक्ट करे तो बनता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये वाला रिएक्शन ये दिखा रहा है कि HCl से क्लोरीन का बनना। उसके बाद है एंड HCl फ्रॉम क्लोरीन, तो अगर क्लोरीन को H2O में डाल दे रहे हैं तो बन रहा है HCl। तो ये आपको दिख गया कि कैसे HCl से क्लोरीन बन रहा है, क्लोरीन से HCl बन रहा है। तो ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लोरीन में। अब आपका ये क्लोरीन टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इतना पहले आप नोट कर लें। चलिए अब कॉपी पे अगला हेडिंग आपको दे देना है जो बताए अभी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। कॉपी पर अब हेडिंग दे देंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर का मतलब ही होता है दो के बीच, और हैलोजन मतलब दो हैलोजन के बीच। अगर दो डिफरेंट हैलोजन को अगर आपस में रिएक्ट करवाएंगे तब जो कंपाउंड बनेगा वो होगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। लिख दे रहे हैं इंटर, बोर्ड गीला है अभी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। पहले तो ये लिखेंगे कि अगर दो डिफरेंट हैलोजन अगर आपस में रिएक्ट करेगा तब ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये वर्ड लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे कि when two different halogens react, then interhalogen compounds are formed।
बोले कि जब दो डिफरेंट हैलोजन अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये हैलोजन, ये हैलोजन, दो डिफरेंट हैलोजन अगर आपस में रिएक्ट किया तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बना। फिर लिख रहे हैं इट में बी XX' टाइप, XX'3 टाइप, XX'5 टाइप, XX'7 टाइप। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है वो ये चारों में से कोई टाइप का दिख सकता है। ये दिमाग में रखेंगे कि अगर दो हैलोजन है तो ये जो इधर वाला हैलोजन है, ये इधर वाला हैलोजन, उसका एटॉमिक साइज छोटा होगा। एटॉमिक साइज जो इधर वाला हैलोजन है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे ClF, तो देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा है क्लोरीन से, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन से। वैसे ही BrF3, BrF5, IF7, तो ये सब आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है। बोले कि जब दो डिफरेंट हैलोजन्स आपस में रिएक्ट करता है तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। यहां ये मेन बात जानना है कि अगर कोई सेम हैलोजन है, जैसे X2, जब आप X और X के बीच का बॉन्ड अगर आप तोड़िएगा, जैसे ये X2 मतलब कि दोनों सेम है हैलोजन, जैसे Cl2 दोनों Cl है, तो Cl के बीच का बॉन्ड अगर आप तोड़िएगा तो जो आपको एनर्जी देना पड़ेगा वो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगा। लेकिन यही अगर डिफरेंट हैलोजन के बीच का बॉन्ड अगर आप तोड़िएगा, ये अगर आप तोड़िएगा तो जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो कम होगा, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा आपको, कम एनर्जी देना पड़ेगा। बात फिर से सुनिए, कोई अगर पूछे कि आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का ये जो फॉर्मेशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कम ही एनर्जी देने पे आप डिफरेंट हैलोजन्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो इसका हम यूज आपको अभी दिखाएंगे, लेकिन पहले नॉर्मल सा बात बता दिए कि सेम अगर हैलोजन है उसके बीच का बॉन्ड अगर तोड़ना है तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, डिफरेंट हैलोजन्स है अगर उसके बीच का बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी कम देना पड़ेगा। अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि गिव रीजन। ICl is more reactive. ICl is more reactive than I2. क्वेश्चन दे दिया कि इसका कारण बताइए कि जो ICl है वो ज्यादा रिएक्टिव है I2 के तुलना में। तो सिंपल सा बात है, अभी आपको बताए कि अगर ये सेम हैलोजन है उसके बीच का बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन अगर ये डिफरेंट हैलोजन है अगर उसके बीच का बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो कम ही एनर्जी देने पे अगर बॉन्ड अगर टूट जा रहा है इसका मतलब है कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आंसर लिखेंगे ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2 due to its low bond enthalpy. इसका बॉन्ड इंथैल्पी कम है इसीलिए ICl ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर लिख रहे हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड फिर जानेंगे इट इज डायामैग्नेटिक इन
इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये आप याद रखिएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कॉन्फ़िगरेशन करना हम लोग सीखते हैं क्लास 11th में किसी भी मॉलिक्यूल का, और उसमें भी 20 इलेक्ट्रॉन तक का ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर I2 में तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपली आपको ये बात याद रखना है कि ये डायामैग्नेटिक नेचर का है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। और एक लाइन ये जानना है कि इट कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर। जैसे अगर ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, आप इसको वाटर में डाल दिए तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो जो यहां बच गया HO उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। जैसे ClF है, अगर इसको वाटर में डाल दिए तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है तो बन जाएगा HF, अब बाकी जो यहाँ HO बच गया वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले के साथ कंबाइन करके HOCl बना देगा। उसके बाद फिर ये जान जाइए कि कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है उसका स्ट्रक्चर जो है वो वेसेपर थ्योरी के अनुसार लिखा जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है। लिख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एनी interhalogen compounds, structure of any interhalogen compounds can be drawn on basis of Weissenberg theory। जैसे अगर मान लीजिए कि ClF3 का बनाना है तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 3 के साथ अगर ये बॉन्ड बना लिया, 4 अगर बच गया, मतलब 2 लोन पेयर अगर बच गया, तो ये वेसेपर थ्योरी में जो 14 स्ट्रक्चर बताते हैं कि 11th के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है कि 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर कैसा, तो स्ट्रक्चर टी शेप, तो उसी बेसिस पे ये बनेगा। जैसे अगर कोई बोल दे कि BrF5 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन अगर ये मान लीजिए कि 5 के साथ बॉन्ड बना लिया और 2 बच गया, मतलब 1 लोन पेयर बच गया, तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो उसका ज्योमेट्री होता है स्क्वायर्ड पिरामिडल, तो ये स्क्वायर्ड पिरामिडल ज्योमेट्री का हुआ। मतलब जो 14 ज्योमेट्री पढ़ना है वेसेपर थ्योरी में, उसी 14 ज्योमेट्री के बेसिस पर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस ग्रुप में एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, वो है HCl, उसको भी खत्म कर दे रहे हैं। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे HCl, पूरा नाम हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। सबसे पहला ये कलरलेस गैस है, इट इज कलरलेस गैस, पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इसके एक्वस सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिमाग में रखेंगे कि ये जो HCl है इसी से एक्वा रीजिया भी बनता है। एक्वा रीजिया का काम होता है किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल को घोलने का काम, मतलब अगर मेटल को किसी लिक्विड में अगर घोलना है तो वो एक्वा रीजिया में घुल जाएगा।
तो एक्वारीजिया कैसे बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेना होगा 3 हिस्सा और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना होगा 1 हिस्सा, मतलब 25% लेना होगा कॉन्क नाइट्रिक एसिड और 75% लेना होगा कॉन्क HCl। इन दोनों के मिक्सचर को एक्वारीजिया कहते हैं और एक्वारीजिया का काम है इट इज यूज्ड टू डिजॉल्व लेस रिएक्टिव मेटल। अगर आप HCl का प्रिपरेशन देखें तो HCl का प्रिपरेशन 2 है, मतलब ये HCl बनता है H2SO4 और NaCl के रिएक्शन से। तो लिखेंगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ NaCl एंड H2SO4। ये जो HCl हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये कैसे बनेगा, तो NaCl और H2SO4 के रिएक्शन से। H2SO4 को ऐसे लिख सकते हैं, जब टेम्परेचर इतना होगा 420 केल्विन तब ये पार्शियली टूटेगा और बन जाएगा HCl। बात समझें, अगर आप टेम्परेचर को और बढ़ाइएगा, तो फिर ये जो NaHSO4 है वो भी NaCl के साथ रिएक्ट करने लगेगा और उसके बाद बनेगा HCl और Na2SO4। तो ये आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से HCl का फॉर्मेशन होता है। HCl बनता है किसके रिएक्शन से, तो NaCl और H2SO4 के रिएक्शन से। अगर टेम्परेचर इतना रखिएगा तो ये H2SO4 पार्शियली टूट के और इस तरीके से HCl बनाएगा, और अगर आप टेम्परेचर को और बढ़ाइएगा तो फिर ये जो बना है ये इसके साथ रिएक्ट करके फिर HCl बनाएगा। ये HCl का प्रिपरेशन हो गया। हम लोग को HCl में और कुछ नहीं पढ़ना है, HCl में इतना ही बात जानना है, इसीलिए बोल रहे थे कि एकदम छोटा टॉपिक है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 1 लाइन का। अब वो क्वेश्चन आप जब तक एक बार देखे नहीं रहिएगा तो फिर वो आपसे बनेगा नहीं। क्वेश्चन लिखिएगा कि राइट बैलेंस्ड रिएक्शन या राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन NaCl is heated with H2SO4 in the presence of MnO2। बात फिर से सुनिए, क्वेश्चन है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है जब NaCl को गर्म कर रहे हैं H2SO4 के साथ MnO2 के प्रेजेंस में। तो बच्चा लोग सोचता है कि यहाँ तो MnO2 कहीं है नहीं, यहाँ तो केवल NaCl और H2SO4 के बीच का रिएक्शन है। तो आपको पहले यही काम करना है, NaCl और H2SO4 के बीच का रिएक्शन लिख देना है। तो बनेगा HCl और NaHSO4, ये बनेगा। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि MnO2 भी यहां पे है, MnO2 भी है इस रिएक्शन में, MnO2 का भी प्रेजेंस है। तो आप ये जान जाइए कि जब MnO2 होगा तो वो इस HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं कि बनाएगा MnCl2, Cl2 और H2O। ये क्लोरीन के प्रिपरेशन में आप ये पढ़ चुके हैं। पहले तो आप NaCl और H2SO4 के बीच का रिएक्शन लिखिएगा, HCl बनेगा, और आपको इस रिएक्शन में MnO2 भी डाला हुआ है। तो MnO2 और इस HCl के बीच में ऐसा रिएक्शन होता है ये आप जानते हैं, लेकिन HCl यहाँ पर 4 मोल लगना है। तो इसको 4 करने के लिए सबको 4 से गुना करना होगा ऐसे। और अब आप अगर इन दोनों रिएक्शन को जोड़िएगा तो यहाँ भी HCl, यहाँ भी HCl, ये कैंसिल हो जाएगा।
अब देखिए कि रिएक्शन क्या आया कि NaCl को आप गर्म कर रहे हैं H2SO4 में इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो फिर बन क्या रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस NaHSO4 और प्लस H2O। तो ये P ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपका सिलेबस बहुत कम बचा हुआ है, एक क्लास बचा हुआ है बायोमोलिक्यूल का और एक सरफेस केमिस्ट्री है। तो अगले लेक्चर में अब हम लोग वही सब चीज करेंगे। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।